रिवाइज हो जाए। देखो सबसे पहला जो सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक मैथ्स वाले हैंडआउट का, उसमें लिखा हुआ है इफ x पावर 2y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x पावर 2y स्क्वायर प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अच्छा, अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर x रूट में लिखा हुआ है, रूट ऑफ x लिखा हुआ है, तो इसको आप x की पावर 1/2 भी लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टीज अपने पास कॉपी करते रहो ताकि याद रहे, अगर आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी है। इसी तरह से अगर क्यूब रूट लिखा हुआ है, अगर क्यूब रूट लिखा हुआ है तो वो x की पावर 1/3 के बराबर होता है। इसी तरह से अगर रूट ऑफ 4 लिखा हुआ है तो वो x की पावर 1/4 के बराबर होता है। पहली ये चीज। दूसरी जो चीज आपको याद रखनी है वो एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कि अगर x की पावर a हो और इस पूरे की पावर b हो, अगर x की पावर a हो और ये x की पावर a एक ब्रैकेट में हो और इस पूरे के ऊपर एक और पावर हो जो कि b है, तो इसको आप x की पावर a मल्टीप्लाइड बाई b भी लिख सकते हो। अगर x की पावर a हो और उस पूरे के ऊपर अगर एक ब्रैकेट में पावर हो b, तो आप उसको x की पावर a इंटू बी भी लिख सकते हो। एक और मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कि अगर x की पावर a हो और x की पावर b के वो इक्वल हो, एक जगह पे लिखा हुआ है x की पावर a, दूसरी साइड पे लिखा हुआ इज इक्वल्स टू x की पावर b, यानी कि दोनों इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट साइड पर बेसिस सेम हो, x पावर a इज इक्वल्स टू x पावर b, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ हो तो जो a होगा वो b के बराबर होगा। सही है। तीन प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये तीन प्रॉपर्टीज इस सवाल में अप्लाई हो रही है। पहली है कि रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ हो एक्स की पावर हाफ हो सकता है। क्यूब रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ हो तो वो एक्स की पावर 1/3 होता है। रूट ऑफ 4x लिखा हुआ हो तो एक्स की पावर 1/4 के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर एक्स पावर ए ब्रैकेट में और उस पूरे के ऊपर पावर बी हो तो वो एक्स पावर ए इंटू बी होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी, अगर एक्स पावर ए इज इक्वल्स टू एक्स पावर बी लिखा हुआ हो तो ए बी के बराबर होता है। ये तीन प्रॉपर्टीज पहले वाले पार्ट में अप्लाई होंगी। अब आपके पास जो पहला सवाल लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है एक्स की पावर 2y, तो हम लिख देते हैं एक्स की पावर 2y इज इक्वल्स टू राइट साइड के इक्वल्स टू के राइट साइड पर, इक्वल्स टू के राइट साइड पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है रूट ऑफ एक्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है रूट ऑफ एक्स। ऊपर वाली प्रॉपर्टीज के हिसाब से रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर दी हुई है 2y² प्लस 2। यानी कि मैंने पहले वाले सोल्यूशन के स्टेप में पहली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया है और मैंने कहा कि रूट ऑफ एक्स को हम एक्स की पावर हाफ भी लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकली अलाउड है। अब दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर x की पावर a हो, यानी कि x के ऊपर कोई पावर हो और वो ब्रैकेट में हो और उस ब्रैकेट के ऊपर एक और पावर हो b, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी कि ये जो हाफ है, ये जो हाफ है ये 2y² प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं x की पावर 2y इज इक्वल्स टू, राइट साइड की अगर बात करें तो राइट साइड पर आपके पास जो चीज लिखी हुई आ रही है वो आ रही है ब्रैकेट में हाफ, एक ही जगह हाफ है और b की जगह 2y² प्लस 2 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं हाफ को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2y² प्लस 2 से, अगर मैं हाफ को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2y² प्लस 2 से, तो आप हाफ को 2y² से मल्टीप्लाई करो पहले, तो हाफ को 2y² से 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2y² y² रह जाएगा, और फिर 1/2 जब प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 रह जाएगा। देखो अगर मैं 1/2 को 2y² से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2y² इज y², 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर 1/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 1। तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर और यहां पर आ जाएगा y² प्लस 1। अब आप अपनी तीसरी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो। तीसरी वाली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर x की पावर a हो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पर और इक्वल्स टू के राइट साइड पर x की पावर b हो तो a b के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इसके हिसाब से 2y जो है वो y²
+1 के बराबर होगा। अब जब आप यहां पर आ गए तो आपके पास 2y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -2y प्लस 1, या वाई स्क्वायर -2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में a क्या होगा, 1 होगा, b क्या होगा, -2 होगा, और c क्या होगा, +1 होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो अगर मैं अंडर रूट को देखता हूं, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4, और उसमें से माइनस हो रहा है 4 × 1 × 1, तो वो 0 बन जाएगा। √0 इज ऑल्सो 0, तो ये आपके पास इफेक्ट। और 2a, अच्छा a की जगह क्या आ रहा है, a की जगह आ रहा है 1, तो ये आपके पास बन रहा है y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि y आ रहा है 1। ठीक है, y आ रहा है 1। आप मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते थे, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते थे। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर y की वैल्यू 1 ढूंढ ली। इसमें कोई मसला है, बताओ। ये 1 का a हमने सॉल्व कर लिया, और जो रेलेवेंट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं वो भी डिस्कस कर ली, और फिर आप घर पर जाकर इसको एक बार रिवाइज करोगे तो मजीद बेहतर भी हो जाएगा। दूसरा आपके पास है फैक्टराइज दी एक्सप्रेशन, यानी कि आपको इस एक्सप्रेशन के, ये जो आगे चीज लिखी हुई है, इसके फैक्टर्स बनाने, इसको फैक्टराइज करना। चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये पढ़ा था कि एक तो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है जिसमें हमने चीजों को मल्टीप्लाई किया हुआ होता है, और एक फैक्टराइज्ड फॉर्म होती है जिसमें हमने फैक्टर्स बनाए हुए होते हैं। जिस तरह से x-2 एक ब्रैकेट में हो और दूसरे ब्रैकेट में x-4 हो इज इक्वल टू 0, तो ये फैक्टराइज फॉर्म है। तो अब हमें जो ये चीज दी हुई है, इसके फैक्टर्स बनाने, अगर मुझे किसी चीज के फैक्टर्स बनाने होते तो मुझे मिड टर्म को ब्रेक करना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 16x⁴ प्लस 4x² y² प्लस y⁴। अब यहाँ पर हमने जब फैक्टर्स बनाए थे, हम जब फैक्टर्स बनाना सीख रहे थे, फैक्टर्स बनाए थे, तो x की पावर 2 होती थी, फिर x की पावर 1 होती थी, और फिर x की पावर 0 होती। तो हम किसी तरह से इसको, पहली कोशिश ये करते हैं कि इसको किसी तरह से उस फॉर्म में ले जाएं कि कोई x हो, x की पावर जो है वो 2 हो, फिर x हो, और फिर x की पावर 0। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 16x⁴ है, 16x⁴ है, सही है। अब हम अगर फैक्टर्स बनाने जाते हैं, हमें मिड टर्म को ब्रेक करना है, और मिड टर्म को ब्रेक करने वाला रूल क्या था कि a × c से जो आंसर आ रहा है, आप जब बीच वाली टर्म को ब्रेक करो तो उससे भी a × c वाला जो आंसर बनता है वो बनना चाहिए। ये चीजें हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसको अगर हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं, इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, क्या अगला स्टेप हम लोग जो है ना वो ले सकते हैं, क्या अगला स्टेप हम कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ये जो 16x⁴ है, इस 16x⁴ को 4x⁴ की पावर 2 में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, देखो हमारे पास जो ये पहली चीज आ रही है, ये लिखी हुई आ रही है 16x⁴। 16x⁴ जो है ना, इसको किसी तरह से हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर मैं इस 16x⁴ को, अगर मैं 16x⁴ को लिखूं 4x² की पावर 2, क्या मैं इसको 4x² की पावर 2 लिख सकता हूं? मैं इसको 4x² की पावर 2 लिख सकता हूँ। अच्छा, ये मैं लिख क्यों रहा हूँ, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। आप लोगों ने शायद, जितने लोगों ने मैथ्स वगैरह पढ़ी है पहले, उन्होंने एक चीज पढ़ी भी होगी, a + b होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, ब्रैकेट में a और b हो और उसके टॉप पर स्क्वायर हो, तो वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों होता है ये जरा मैं यहाँ पर सॉल्व करके भी बता देता हूँ। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी को ही a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो a मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर a मल्टीप्लाइड बाई बी ए बी हो जाएगा, फिर b मल्टीप्लाइड बाई ए अगेन ए बी हो जाएगा, और फिर b मल्टीप्लाइड बाई बी जो है वो b का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये मैथ्स की एक प्रॉपर्टी है जो आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में आपको काम आएगी, और इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अदरवाइज अगर इसको आप प्रूव करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर अगर एक्सपैंड करोगे तो वो भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है। एक और मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है, वो भी आप लोगों ने काफी लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगेन ये होता क्या है भाई, a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा होता है a माइनस बी से, a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी हो जाएगा माइनस ए बी, फिर माइनस बी और a मल्टीप्लाई होगा तो वापस से माइनस ए बी, और फिर माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये बनता है इफेक्टिवली ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगेन अगर आप इसको देखोगे तो ये एक और प्रॉपर्टी है जो बहुत सारी जगहों पर अप्लाई होगी, जिसको हमें पढ़ना होगा। ठीक है, अब मैं इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर देखो, इस प्रॉपर्टी में दो साइड्स हैं, एक एक्सपेंडेड साइड है और एक फैक्टराइज्ड साइड है। एक साइड पर फैक्टर्स बने हुए हैं और एक साइड पर चीज एक्सपेंड हुई भी है। देखो ये चीज जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या ये फैक्टर्स है या एक्सपेंडेड फॉर्म है? ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। फैक्टराइज फॉर्म क्या है? फैक्टराइज फॉर्म ए प्लस बी का होल स्क्वायर है या ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है। फैक्टराइज फॉर्म ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो मेरे पास सवाल दिया हुआ है वो किसी तरह से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। अगर तो ये सवाल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर मैं फैक्टर बना लूंगा, अदरवाइज मुझे मिड टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। अब सर हमें कैसे पता चलेगा किस सवाल में क्या करना है? तो भाई मैथ्स में आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी ये आदत डेवलप नहीं होगी। आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा। आप पहले तो ये कोशिश कर लो कि क्या मैं अपने ओरिजिनल सवाल को, यानी कि 16x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 को किसी तरह से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आ सकता हूँ या नहीं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने जो 16x की पावर 4 था, 16x की पावर 4 था, उसको मैंने 4x स्क्वायर की पावर 2 लिख लिया। सर क्या हम 16x की पावर 4 को 4x स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं? हाँ आप लिख सकते हो, क्योंकि अगर मैं 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 16x पावर 4 बनेगा। अब मैं देखो मेरे पास जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है, इसमें पहली चीज क्या थी, ए की पावर 2। प्रॉपर्टी में पहली चीज क्या थी, ए की पावर 2। मैंने क्या कर दिया, मैंने 4x स्क्वायर की पावर 2 कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि ए किसके बराबर हो। देखो मैंने ए की जगह ओरिजिनली प्रॉपर्टी में ए की पावर 2 था, मैंने क्या किया, मैंने 4x स्क्वायर को ए माना हुआ है और मैंने 4x स्क्वायर की पावर 2 कर ही दी है। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से दूसरी चीज क्या चाहिए मुझे, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी, और तीसरी चीज क्या चाहिए, बी स्क्वायर। पहले तो मैं बी स्क्वायर पर आता हूं। हमारे पास y की पावर 4 लिखा हुआ है, क्या मैं y की पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूं, y की पावर 2 का होल स्क्वायर?
भाई y की पावर 4 जो है वो y की पावर 2 की पावर 2 के बराबर भी होता है। इसलिए क्योंकि हमने अभी एक ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी x की पावर a और पूरे के ऊपर अगर पावर b हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर अगर y की पावर 2 है और उस पूरे के ऊपर पावर 2 है तो y की पावर 2 इंटू ऊपर पावर 2 जब मल्टीप्लाई होगी एक्सपेंड होगा तो y पावर 4 बनेगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने b की जगह क्या एज्यूम किया, b की जगह मैंने क्या लिखा हुआ y पावर 2। b की जगह मैंने y पावर 2 लिखा है ना, जो जनरल फॉर्म है उसमें b का स्क्वायर होता था, मैंने यहाँ पे y की पावर 2 का स्क्वायर कर दिया। अब अगर तो बीच वाली फॉर्म 2 इंटू ए इंटू बी के बराबर है, अगर बीच वाली चीज 2 इंटू ए इंटू बी के बराबर है तो हमारे सारे मसले हल हो गए। अच्छा, 2 इंटू ए इंटू बी का मतलब क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी का मतलब है 2 इंटू 4x² इंटू y²। तो क्या बीच वाली फॉर्म इस तरह से लिखी जा सकती है? नहीं लिखी जा सकती। देखो हमारे पास सेंटर की जो टर्म है वो है 4x² y²। हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए था, हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए सेंटर में चाहिए था 8x² y²। ठीक है, मैं वापस से इस चीज को रिपीट करता हूं। हमारे पास सेंटर में लिखा हुआ है 4x² y², लेकिन प्रॉपर्टी सिर्फ तब अप्लाई हो पाती जब सेंटर में लिखा हुआ होता 4x² y²। तो सर यहाँ पे तो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। हम एक काम करते हैं, हमें सेंटर में क्या चाहिए, क्या हमें सेंटर में 8x² y² की नीड है? भाई अगर आप उसको एक्सपेंड करते हो, 2 इंटू 4x² इंटू y² को एक्सपेंड करते हो तो वो क्या बनता है, 8x² y² बनता है। क्या मैं 4x² y² को 8x² y² लिख सकता हूँ? नहीं सर, कैसे लिखेंगे, बराबर थोड़ी है। मैं वापस से अपना सवाल बोलता हूँ, ऊपर लिखा हुआ था 4x² y², नीचे आए तो आपने लिख दिया 8x² y²। क्या मैं 4x² y² को 8x² y² लिख सकता हूँ? नहीं सर, दोनों बराबर थोड़ी है, कैसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। लेकिन सर मुझे तो ये चाहिए ना, क्यों चाहिए, ताकि मैं क्या अप्लाई कर सकूं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकूं, ताकि मैं उसको फैक्टर बनाकर a प्लस बी होल स्क्वायर में ट्रांसफर कर सकूं। तो सर क्या करें अब, हम एक काम करते हैं इसी इक्वेशन में एक हिस्सा और ऐड कर देते हैं। क्या हिस्सा और ऐड कर देते हैं हम, देखो इसको, ये ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज के इक्वल होनी चाहिए, ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज के इक्वल होनी चाहिए। अभी इक्वल है? अभी इक्वल नहीं है। ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज के इक्वल होनी चाहिए। हाँ, 16x पावर 4 जो है वो 4x² पावर 2 के बराबर है। हाँ, y की पावर 4 जो है वो y पावर 2 पावर 2 के बराबर है। लेकिन 4x² y² 8x² y² के बराबर नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आगे हम फर्दर लिख देते हैं माइनस का 4x² y²। ऐसा क्यों किया? देखो हमेशा अगर नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व किया जाए तो प्रीवियस स्टेप आना चाहिए। अगर हम स्टेप नंबर 2 को सॉल्व करते हैं तो स्टेप नंबर 1 बनता है। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा, अगेन जब आप 2-3 हजार सवाल करोगे हर टॉपिक के तो पता लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आपने सर इसको ऐड क्यों किया, क्या इसकी भी कोई लॉजिक है? हाँ, उसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। एक और मैथमेटिकल प्रॉपर्टी भी अभी इंट्रोड्यूस करवानी है, लेकिन हमने इसको ऐड करा ना, इसका बेनिफिट ये हुआ कि अब ये वाला हिस्सा जो है ये उस फॉर्मूले पर, जो एक मैथ्स का बड़ा कॉमन फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उस फॉर्मूले की बुनियाद पर बैठ रहा है। हमें a² अगर हमने 4x² एज्यूम किया, b जो है वो y² एज्यूम किया, तो ये जो है ये अब उस a प्लस बी होल स्क्वायर से मैच कर रहा है। तो अब हम फाइनली इस चीज को, ये जो पहली तीन टर्म्स है, इन पहली तीन टर्म्स को कैसे लिख सकते हैं? इन पहली तीन टर्म्स को हम लिख सकते हैं 4x² प्लस y² का होल स्क्वायर, और आगे क्या है हमारे पास 4
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली जो कॉमन प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली जो कॉमन प्रॉपर्टी है, जिसको एक्सपेंड करते हैं तो ए प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बनता है, जिसको एक्सपेंड करते हैं तो ए प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बनता है, वो कॉमन प्रॉपर्टी अप्लाई करी है। और जब वो प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई करी है तो उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से मेरे पास ये नतीजा आ गया है। सही है। अच्छा, अब अभी भी देखो, अभी भी कंप्लीट फैक्टर्स नहीं बने, अभी भी कंप्लीट फैक्टर्स नहीं बने, अभी भी कंप्लीट कंप्लीट फैक्टर्स नहीं बने। अब एक और मैथमेटिकल प्रॉपर्टी जो आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी हुई होगी और कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। अब सर इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे? देखो आपके पास जो दो टर्म्स आ रही हैं उसमें बीच में माइनस है, बिल्कुल माइनस है। लेफ्ट साइड पर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर टू आ रहा है। मैं ए एज्यूम कर लेता हूं, ए जो है ना वो है फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए जो है वो है फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ए की जगह आ गया, इसके ऊपर पावर टू भी है, फिर मेरे पास माइनस का साइन भी है। अब बी जो है वो क्या होगा? मैं एक काम करता हूँ, उसको लिखता हूँ फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर टू, और इसको लिख देता हूँ टू एक्स वाई होल स्क्वायर। क्योंकि अगर टू एक्स वाई होल स्क्वायर को एक्सपेंड करा जाएगा, अगर टू एक्स वाई होल स्क्वायर को एक्सपेंड करा जाएगा तो वो टू इंटू टू फोर, एक्स की पावर टू और वाई की पावर टू बनेगा। और फाइनली अब हम अपने जो दो फैक्टर्स बनाएंगे वो होंगे फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ए है, ये ए है। पहला फैक्टर क्या होता है? ए प्लस बी। तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। और दूसरा फैक्टर क्या होगा? फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब इस तरह के एक या दो आपके पेपर में सवाल आएंगे। आप लोगों को मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे सवाल आप लोग घर पर अलग से कोई प्रैक्टिस करो। हाँ, अगर क्लास में हम कोई सवाल प्रैक्टिस करते हैं तो उसको दोबारा से देख लेना, और उसको डिस्कस करते हुए उसको डिस्कस करते वक्त हमने कोई प्रॉपर्टी डिस्कस करी हो, कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करी हो, तो उसको देख लेना। लेकिन अगर पेपर में आप एक एक मार्क्स के लिए जाओगे तो आपका मेन कोर एरिया रह जाएगा। बहरहाल ये है, ये आपके आईके के पास पेपर का सवाल है तो मैंने करवा दिया। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इस तरह के कोई भी सवाल करो। शुरू के पहले दो तीन जो चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल कचरा चैप्टर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अभी हम टाइम पास कर रहे हैं कि आप फीस भर दो तो हम जो है वो सही से आपका सीए शुरू करें। अभी आप सीए कर रहे हो, फिर सीए आपको करना शुरू करें। ठीक है, तो अभी ये जो कचरा हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हमारा टाइम पास हो। सही है, तो अभी हम टाइम पास कर रहे हैं, आप घर पर इसके साथ टाइम नहीं बिताना ज्यादा। बस यहाँ पर आपने जितना हेलो हाई कर लिया काफी है। घर पर जो चैप्टर्स बोलूंगा वही करना। तो ये आपका वन का ए हो गया, वन का बी भी हो गया। सही है। अच्छा, वन का सी मुझे याद है मैंने शायद शुरू की क्लासेस में होमवर्क में दिया था। कितने लोगों से हो गया सॉल्व? कितने लोगों से नहीं हुआ सॉल्व? चलो मैं तुम लोग बताओ, तुम पांचों से हुआ है सॉल्व? शुरू की क्लासेस में ये दिया था ना होमवर्क, या नहीं? चलो मैं दोबारा से करवाता हूँ, मैं करवा रहा हूँ उसको।
चलो भाई देखो यार, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सी है। काइंडली यार खामोश हो जाओ, बस 10 मिनट में क्लास भी ऑफ करनी है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का सी जो है उसमें लिखा हुआ है, ऑन 1 August 2009 a supplier increased the price of a product by 25%। 1 अगस्त 2009 को सप्लायर ने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट था, कोई चीज थी, उसकी प्राइस को 25% इंक्रीज करा, 25% का इजाफा करा। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 25% का इजाफा किसी चीज में कैसे किया जाता है, क्योंकि उसमें भी कुछ लोगों को हो सकता है मसला हो। मिसाल के तौर पर कोई चीज आज 200 रुपए की है, मिसाल के तौर पर आज एक चीज 200 रुपए की है। अगर मैं ये बोलूं कि ये 200 रुपए वाली चीज 25% से महंगी हो गई, तो कुछ बच्चे ये करेंगे कि सर आपने 200 लिखा है, आप 200 में 200 का 25% ऐड कर दो, है ना। अगर एक चीज आज 200 रुपए की है और वो 25% महंगी हो जाती है, आज एक चीज 200 रुपए की और वो 25% महंगी हो जाती है, तो 200 में 200 का 25% ऐड कर देंगे, 200 का 25% बनेगा 50, 50 और 200 क्या बन जाएगा, 250। देखो एक तो ये तरीका होता है कि आपको जिस चीज को 25% से इंक्रीज करना, आपने वो अमाउंट लिया और उसमें ऐड कर दिया उसी का 25%। ठीक है। एक और तरीका होता है 200 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 25%। अच्छा, परसेंटेज के सिंबल का क्या मतलब होता है, परसेंटेज के सिंबल का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज के सिंबल का मतलब होता है 1/100। तो अगर कोई चीज 25% से महंगी हो रही है, एक तरीका जो है 200 + 200 का 25%, दूसरा तरीका है 200 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 25%, या जितने परसेंट से वो चीज इंक्रीज हो रही है। अच्छा, परसेंटेज के सिंबल का मतलब होता है 1/100, तो 25 डिवाइडेड बाई 100 क्या बनता है, 0.25। तो एक तरह से ये बन जाता है 200 मल्टीप्लाइड बाई 1.25। अगर आप 200 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 करोगे, वो भी 250 आएगा। तो ये दो तरीके हैं, पहले तो ये याद रखो। एक तरीका ये है कि वो वैल्यू और उसमें उसी वैल्यू का 25% ऐड किया। दूसरा डायरेक्ट तरीका क्या है, दूसरा डायरेक्ट तरीका है कि उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस इंक्रीज का जो भी अमाउंट है। 25% है तो 1 + 25%, 20% है तो 1 + 20%। और ये जो 25% है, ये 0.25 होता है। ये 25% जो है ये 0.25 होता है, तो 1 + 0.25 1.25 बनेगा। 200 मल्टीप्लाई बाई 1.25 भी 250 बन जाएगा। ये दूसरा तरीका होता है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि भाई 200 वाली चीज जो है उसकी वैल्यू 25% से कम हो रही है, 25% से कम हो रही है, 25% से वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो आप दो काम कर सकते हो। एक काम तो ये कर सकते हो, 200 माइनस 200 का 25%। जब आप 200 माइनस 200 का 25% करोगे तो ये कितना बनेगा, 150 बनेगा। सही है। दूसरा काम जो है यार, बातें ना करो आपस में, बातें ना करो प्लीज। अब मैं आखिरी बार हाईलाइट कर रहा हूं, वरना जिससे बात करी वो खुद ही अपना जिम्मेदार होगा। 200 मल्टीप्लाइड बाई, दूसरा तरीका ये है कि 200 मल्टीप्लाइड बाई, जब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि 25% से चीज सस्ती हो रही है, 25% उस वैल्यू की उस अमाउंट की वैल्यू कम हो रही है, तो -25%। और 25% होता है 25 डिवाइडेड बाई 100, जो कि 0.25 होता है, तो 1 - 0.25 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 होगा, जो कि आपके पास अगेन 150 बनेगा। तो कुछ लोगों को शायद सिर्फ ये तरीका मालूम हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा पूरी क्लास, हो सकता है कुछ लोगों को शायद पहला तरीका ही आज तक वो यूज कर रहे हो कि भाई 200 को 25% से बढ़ाना है, तो पहले 200, फिर 200 का 25%, फिर उन दोनों को ऐड किया। लेकिन ये डायरेक्ट तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि जितने परसेंट से कोई चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, 1 + उतना परसेंट, या 1 जब डिक्रीज हो रही है तो माइनस उतना परसेंट, तो उससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये एक चीज इस सवाल से पहले मुझे सिखानी थी, जो मैंने सिखाई। मैं सवाल के साथ साथ आपको कुछ चीजें बताता रहूँ। एक और बात बताओ, ऐसे ही एक जनरल में जो है ना आप सबसे पूछता हूँ, इसको क्या नाम है भाई, उठ जाओ। अभी उठ ही रहे हो, और ज्यादा उठ जाओगे वरना, अभी उठो जरा। अच्छा, देखो अगर मैं फिलहाल एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं ये कहूँ एक चीज 100 रुपए की है,
एक कंपनी का शेयर है, तुमने परचेज किया 100 रुपए में, उस शेयर की वैल्यू, सुनना जरा गौर से पूरा सवाल, उस शेयर की वैल्यू, लेट से तुमने आज स्टॉक मार्केट में एक शेयर परचेज किया 100 रुपए का, कल सुबह उस शेयर की वैल्यू 10% इंक्रीज हो गई, तो तुम्हें फायदा होगा या नुकसान? और फिर वापस से उस शेयर की वैल्यू 10% कम हो गई, तो ब्रेक इवन पे आ जाओगे? कितने लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पे आ जाएंगे सर, क्योंकि 10% का फायदा हुआ, फिर 10% का नुकसान हुआ, नहीं आओगे ब्रेक इवन पर। देखो इधर देखो, सुनो जरा सुनो, देखो तुमने 100 रुपए का शेयर लिया, पहली बार जब उसकी वैल्यू, पहली बार लेट से शेयर मार्केट में पहली बार उस शेयर की वैल्यू 10% इंक्रीज हुई, तो हुआ ये कि 100 में तुमने 100 का 10% ऐड कर लिया, तो तुम चले गए 110 पर, अब इसकी वैल्यू 110 है। अब अगले दिन तुम्हें 10% का नुकसान हुआ, तो 110 माइनस 110 का 10%, तो तुम 99 पर आओगे, क्योंकि जब परसेंटेज अप्लाई होती है तो वो नई वाली वैल्यू पर अप्लाई होती है, पुरानी वाली वैल्यू पे थोड़ी होती है। ऐसा थोड़ी है कि 100 जब 10% से इंक्रीज हुआ तो 110 पर गया, तो अब जब मैं डिक्रीज कैलकुलेट करूं वो भी 100 से ही कैलकुलेट करूं, नहीं, वो 100 से कैलकुलेट नहीं होगा। 100 वाली चीज 10% महंगी हुई तो वो चली गई 110 पर, फिर वही चीज अगर 10% से रिड्यूस हो गई, 10% से उसकी वैल्यू कम हो गई, तो वो 100 पर नहीं आएगी, वो 99 पर आ जाएगी, क्योंकि अगली बार जब तुम 10% अप्लाई करोगे तो वो 10% तुम अप्लाई कर रहे होगे 110 पर, जो न्यू वैल्यू है उस पर। अच्छा, अब इस सवाल पर आते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, ऑन 1 अगस्त 2009 द सप्लायर इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बाय 25%। 1 अगस्त से पहले क्या आता है? 1 अगस्त से पहले क्या आता है? 31 जुलाई आता है, ठीक है। 1 अगस्त से पहले 31 जुलाई आता है। दो असम्पशंस ले सकते हैं हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। एक तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 31 जुलाई को इस प्रोडक्ट की कीमत थी एक्स, या हम रेशो से अगर इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। 100 जरूरी नहीं है, 200 भी कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं। आसानी के लिए मैं फिलहाल 100 एज्यूम करता हूं। देखो, एक तो एल्जेब्रिक मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड में आप एक अननोन लिख देते हो कि भाई 31 जुलाई को एक्स वैल्यू थी, और एक रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड में आप अपनी तरफ से एज्यूम कर कर कोई भी वैल्यू ले लेते हो, 100, 200, 300, 500, 1000। तो 31 जुलाई को मैंने एज्यूम किया कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है ना वो एक्स है या 100 है, ठीक है। फिर उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है 1 अगस्त को सप्लायर ने इसकी वैल्यू 25% से इंक्रीज कर दी, 25% से बढ़ा दी। तो अगर 25% से बढ़ा दी तो 1 अगस्त वाले दिन अब ये चीज कितने की हो गई? x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 25%। अभी जो मेथड हमने शॉर्टकट वाला सीखा, 200 पर जो अप्लाई किया, तो ये बन गया 1.25x, या अगर 100 थी तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 25%, यानी कि अब ये चीज कितने की हो गई? 125 की हो गई, ठीक है। On 1 August 2009 a supplier increased the price of a product by 25%, 25% से सप्लायर ने प्राइस इंक्रीज करी, तो अगर x थी तो वो 1.25x हो गई, अगर 31 जुलाई को x थी। या अगर 100 थी तो वो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 25%, 125 हो गई। On August 15, 2009 he decreased the price by 16%। अब डिक्रीज जब अप्लाई होगा तो क्या पुरानी वैल्यू पर अप्लाई होगा? नहीं सर, न्यू वाली वैल्यू पर अप्लाई होगा। तो जब हम 15 अगस्त की प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो हम करेंगे ये कि हम 1.25 को 1.25x को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 16% से। 1 माइनस 16% से कितना बच जाएगा? 1.05x। और अगर 125 अज्यूम किया हुआ हो, अगर 125 अज्यूम किया हो तो 125 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 16%, कितना बच जाएगा? 105, ठीक है। दो मेथड्स में एक साथ लेकर चल रहा हूं। एक जगह पर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वैल्यू 100 थी, एक जगह पर एज्यूम कर रहा हूं कि वैल्यू x थी, और उसका जितना भी इंक्रीज डिक्रीज है वो अप्लाई कर रहा हूं और नई वैल्यू पर अप्लाई कर रहा हूं। यानी कि पहली बार जब 25% इंक्रीज हुआ तो x का 25% इंक्रीज हुआ, लेकिन जब 16% डिक्रीज हुआ तो 1.25x का 16% डिक्रीज हुआ। अच्छा, अब ये हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है if the price of the product on August 15, 2009 is 63। अब वो बोलते हैं कि भाई हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से
अगस्त 15 की जो कीमत, जो एक्चुअल प्राइस, जो एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल अमाउंट था वो 63 था। व्हाट वाज द प्राइस ऑन 31st ऑफ जुलाई 2009? तो आप ये बताओ 31 जुलाई वाले दिन क्या प्राइस होगी? अच्छा सर, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 63 है ना, ये जो 63 है, ये हकीकतन जो 15 अगस्त को प्राइस थी वो है। हमारे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ एक्स ये 63 1.05 एक्स के बराबर है, या हमारे हिसाब से रेशोज वाले मेथड के हिसाब से ये 63 105 के बराबर है। देखो, हमने एक्स को इंक्रीज डिक्रीज किया, वो 1.05 एक्स पे पहुंचा। हमने 100 को इंक्रीज डिक्रीज किया, वो 105 पर पहुंचा। हमने एज्यूम किया हुआ था 100 थी वैल्यू इनिशियली, ये एक्स थी। और इसने जब किसी चीज को, किसी वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज किया होगा तो ये पहुंचा होगा कहां पर? ये पहुंचा होगा 63 पर। अब हमें कौन सी वैल्यू मालूम करनी है, कब की प्राइस मालूम करनी है? 31 जुलाई की। यानी कि अगर हम एल्जेब्रिक मेथड से जाते हैं तो हमें क्या मालूम करना है? एक्स मालूम करना है। तो क्या हमें ये पता है 63 जो है वो 1.05 एक्स के बराबर है? तो 1.05 लेफ्ट साइड पर जाएगा, डिवाइड होगा। 63 डिवाइडेड बाय 1.05 करो, कितना आता है? 60। एक ये तरीका, ठीक है। 63 1.05 एक्स के बराबर है। अगर हम एक्स वाले मेथड से जाते हैं तो 31 जुलाई को हमारे हिसाब से इस प्रोडक्ट की वैल्यू एक्स थी। तो कैलकुलेट करने के लिए 63 इज इक्वल टू 1.05 एक्स, और फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 60 आ गई। ये एक मेथड है, ये पहला मेथड है, ये पहला तरीका है। और आप इसको प्रूव भी कर लो। दूसरे मेथड पे जाने से पहले इसको प्रूव करते हैं। अगर कोई चीज 31 जुलाई को 60 की थी, फिर वो 1 अगस्त को 25% महंगी हुई, तो इसको 25% महंगा करो, 60 को मल्टीप्लाई करो 1.25 से, कितना आता है? 75। और फिर 75 को कम करो 16% से, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस 16% से, कितना आता है? 63। देखो, अगर ये आंसर सही नहीं होता तो इसमें 25% का इजाफा और 16% का डिक्लाइन, डिक्रीज कर कर वो 63 पर नहीं पहुंचता। हमारा आंसर, इसका मतलब 60 जो आया है वो सही है। 31 जुलाई को इस प्रोडक्ट की प्राइस 60 होगी, क्योंकि अगर 60 को हम 25% से बढ़ाते हैं 75 पर जाता है, और फिर 75 को 16% कम करते हैं तो वो 63 पर जाता है। ये एक चीज हो गई। सर, अगर वो 100 वाला मेथड करते, अगर मुझे एक्स वाई जेड एल्जेब्रा पसंद नहीं हो, इन्वॉल्व नहीं करना हो, और 100 से मैं एज्यूम कर कर चलता, तो फिर क्या करता? तो फिर मैं ये करता कि देखो 63 जो है ना, 63 वो रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको? 105 को। 63 रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको? 105 को। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तुम्हारे हिसाब से 100 कितना बनता है ये चाहिए। 63 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? तुम उसका 63 तुम्हारा 105 बराबर है, उसकी वो वाली वैल्यू चाहिए जो तुम्हारे 100 के बराबर है। क्योंकि हमने 31 जुलाई को एज्यूम की थी वैल्यू 100, तो 63 क्योंकि 105 हिस्से हैं, 63 क्योंकि 105 हिस्से हैं, अगर मैं 63 को 105 से डिवाइड करूंगा कितने हिस्सों की वैल्यू आएगी? एक हिस्से की। देखो लॉजिकली सोचो, 63 जो है ना वो 105 हिस्से हैं किसी चीज के, तुम्हें 100 हिस्सों की वैल्यू चाहिए। तो 63 क्योंकि 105 हिस्सों की वैल्यू है, अगर मैं 63 को डिवाइड कर दूंगा 105 से तो एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी। और अगर 100 हिस्सों की वैल्यू ढूंढनी है तो जब ये एक हिस्से की वैल्यू आ गई, 63 डिवाइडेड बाई 105, एक हिस्से की वैल्यू आ गई। 100 हिस्सों की वैल्यू मालूम करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 60। तो ये मेथड नंबर 2 भी आप यूज कर सकते हो, जिसमें आप रेशियोज यूज कर रहे हो कि यार अगर ये चीज 100 होती तो फिर इतनी होती, और फिर इतनी होती, और फिर 100 105 बन जाता। और तुम्हें मालूम करना था कि भाई 100 अगर 63 जो है वो 105 हिस्से हैं, तो आपने उसको 63 से डिवाइड किया, एक हिस्से की वैल्यू आई, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हिस्सों की वैल्यू यानी कि 60 बन गई। ठीक है भाई, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ आज क्वेश्चन नंबर 1 का ABC सॉल्व किया है। अगर किसी ने कोई बात करनी है, कोई क्वेरी है, कोई चीज डिस्कस करनी है, हाँ, जो आप लोगों के मसले मसाइल है चैप्टर नंबर 1 के, वो मैंने आज ग्रुप पर बता दिया था, तो वो अगले हफ्ते तक रखते हैं ताकि आप सारी चीजें कंप्लीट कर लो। बट अगर कोई छोटी मोटी कोई बात वगैरह करनी है तो रुक जाओ, अदरवाइज क्लास ओवर है। आप लोगों को होमवर्क वगैरह सारी चीजें ग्रुप पर मैंने सुबह बता दी हैं, तो वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वॉइस नोट सुन लेना।
क्लास को मैं यहाँ पर ऑफ करता हूँ।